वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 जो कि है एग्रीकल्चर फ्रॉम क्लास 10 एंड हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं सारा का सारा एक्सप्लेनेशंस लाइक क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके साथ साथ हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से रिवीजन करेंगे विद एमसीक्यूज। क्या क्या एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या एमसीक्यूज में बनाया जा सकता है, क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को याद करने की जरूरत है। लाइक कौन कौन सा टॉपिक याद करोगे तो आपका एमसीक्यूज एकदम मिनटों में चुटकियों में निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो एग्रीकल्चर चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर एक्चुअली में है क्या। लाइक एग्रीकल्चर सीधा सीधी अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर बहुत ही पुराना इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लाइक जब से हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। एग्रीकल्चर के बगैर तो हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते आगे। एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे कंट्री का। और कल्टीवेशन मेथड वैसे ही चेंज होता गया है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आए हैं वैसे वैसे हमारा कल्टीवेशन मेथड चेंज हुआ है। पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग था, जब हम लोग थोड़ा बहुत लाइक स्टेक दाव हो ये सारी चीजों से खुरपी उर्पी से हम लोग काम करते थे। उसके बाद आया सबसिस्टेंस और सॉरी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और फिर आया हमारा कमर्शियल फार्मिंग। तो लाइक किस तरीके से सिग्निफिकेंटली हमारा एग्रीकल्चर चेंज हुआ, लाइक फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नोन हाउ कैसे कैसे चेंज होता गया और कैसे कैसे हमारा एग्रीकल्चर चेंज होता गया है। ये एक चीज आता है हमारे एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहला क्या है टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, सबसे पहला है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। बिकॉज जो भी चीज को हम लोग शुरू करते हैं तो बहुत ही छोटे लेवल से शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। पहले एबीसीडी सीखते हैं, ऑब्वियसली एबीसीडी सीखेंगे, उसके बाद ही ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीखेंगे। सो पहले हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग सीखे। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। लाइक यहाँ पर तो मैंने लिख दिया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। बहुत थोड़े बहुत जो टूल्स की जरूरत काम पड़ती है इसमें, प्रिमिटिव टूल्स है हो दाव डीन स्टेक्स एंड फैमिली। और उसमें क्या फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर्स लोग करते हैं ये सारा काम। लाइक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में लेबर ओरिएंटेड नहीं है, लेबर्स को नहीं रखा जाता, बस घर के ही लोग करते हैं। उसके अलावा क्या है ये, उसके अलावा ये है कि ये पूरी तरीके से मॉनसून पे ही डिपेंडेंट रहता है। एक बारिश होगी तो क्रॉप्स होगा, बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स नहीं होगा। उसके साथ साथ सॉइल का फर्टिलिटी पे भी डिपेंड करता है एग्रीकल्चर कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं। जब तक सॉइल फर्टाइल रहा तब तक वहां पर एग्रीकल्चर हुआ, फर्टिलिटी खत्म एग्रीकल्चर भी खत्म। बिकॉज हमारे पास फर्टिलाइजर्स मैन्योर कुछ भी नहीं है। हम लोगों को गोबर और थोड़े बहुत किचन वेस्ट यही सारे को यूज करना है एज अ फर्टिलाइजर। उसके साथ साथ क्या है इन्वायरमेंटल कंडीशन, सारे के सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस सही होना चाहिए। मतलब पानी होना चाहिए, फर्टिलिटी लेवल होना चाहिए, लाइक फर्टाइल होना चाहिए सॉइल। इसी के अलावा इसके अलावा हम लोग वहां पर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं कर सकते। ये तो हो गया हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसके अलावा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये क्वेश्चन निकल सकता है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में होता क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर सीधा सीधी हम लोग ऐसे मानते हैं कि पेड़ों को काटा गया, फिर उन लोगों को जलाए और फिर जो जलाने के बाद जो राख निकला उसको हम पूरे मिट्टी के साथ मिला दिए। मिट्टी के साथ मिलाने के बाद जो बचता है, लाइक मिट्टी के साथ मिलाने के बाद क्या, वो पूरा का पूरा जगह तो खाली हो गया था, मिट्टी के साथ मिला दिए तो वो फर्टिलाइजर का काम कर गया। एंड देन हम लोग उसमें लगा दिए अपना क्रॉप्स लगाने के बाद उस जगह पर जब तक फर्टिलिटी रहा, उस जगह का जब तक फर्टिलिटी रहा तब तक हम लोग रहे वहां पर। जैसे ही उस जगह का फर्टिलिटी खत्म हुआ वैसे ही हम वहां से निकल गए, हमने उस जगह को छोड़ दिया, एक यूज एंड थ्रो काइंड ऑफ। तो हम लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया, उस जगह से हट गए हम लोग। तो इस समय इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यही एक चीज है
जिसको हम लोग लाइक एक जगह पे किए, एक जगह पे कल्टीवेट किए, फिर दूसरा जगह पे उस जगह को छोड़कर फिर दूसरे जगह पे चले गए कल्टीवेशन करने के लिए। इसमें बहुत ही कम फार्मर्स होते हैं और बहुत ही फार्मिंग किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लायक हो। लाइक बेचने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होता, वो बेच नहीं सकते उसको क्योंकि उतना क्रॉप होता ही नहीं है। अब फर्टिलाइजर नहीं लगा रहे, पेस्टिसाइड्स नहीं लगा रहे, HYV सीड्स यूज नहीं कर रहे, ट्रेडिशनल सीड्स यूज कर रहे, तो क्रॉप ज्यादा उगेंगे नहीं। क्रॉप ज्यादा है नहीं तो फिर वही हम लोगों को कमाई नहीं होगा। लाइक बेच नहीं सकते, खुद ही खाने के यूज में लाएंगे, खुद ही खाने के यूज में लाएंगे तो कमाई होगा नहीं। तो ये चीज है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के साथ। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम लोग बहुत से नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया, अब तक में हम लोगों ने 3 नाम देख दिया, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और फिर आता है हमारा क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये 3 नाम हम लोगों ने अभी ही देख लिया। इसके बाद क्या है, झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड, पैमलो कहते हैं मणिपुर में, दीपा बस्तर में कहते हैं, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अलावा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, लाइक दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार। तो ये सारे जगहों पर ये कुछ नाम दे दिया। फिर झूमिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, मिल्पा कहते हैं मेक्सिको में। ये एक चीज है, झारखंड वाला बिल्कुल याद रखना, झारखंड में क्या कहते हैं हम लोग झूमिंग को, उड़ीसा में क्या कहते हैं, झारखंड में क्या कहते हैं। तो झारखंड में हम लोग कुरुआ कहते हैं। बहुत समय क्या करता है, आसपास का नहीं पूछेगा, पूछ देगा झारखंड में किस मतलब क्रॉप का नाम क्या है, झारखंड में जो क्रॉप मिलता है वो क्या नाम है। फिर यहाँ पर कोनुक्को बोलते हैं वेनेजुला में, फिर उसके अलावा रोक्का बोलते हैं ब्राजील में। तो ये सारे नाम है जो कि याद करने, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही करना। उसके अलावा आते हैं हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज अ फार्मिंग व्हिच इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता है वहां पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। आप लोग जहाँ पे भी रहते हो, अगर आप गांव में नहीं रहते, शहरों के तरफ रहते हो, लाइक कहीं पर भी, मैं एग्जांपल ले सकती हूँ रांची का, रांची या रांची के आसपास जो है पतरातू, भुरकुंडा, ये सारे जगहों पर अगर आप कोई रहता है, या कहीं भी आप अपने आसपास जहाँ पर देखते हो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वहां पर एग्रीकल्चर अगर किया जा रहा है, तो कैसे होगा, छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं सबके, उन्हीं छोटे छोटे प्लॉट्स में उन लोग ज्यादा और ज्यादा क्रॉप्स उगाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या लगता है, इसमें वो लोग ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालेंगे, हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन आर यूज्ड फॉर प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। क्योंकि जमीन तो उतना ही है, अब जमीन तो बड़ा नहीं, जमीन तो उतना का उतना ही रह गया, अब उतना ही जमीन में उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, अब ज्यादा प्रोडक्शन। उसके अलावा जो हम लोगों का इनहेरिटेंस चलता आ रहा है, पापा का जो जमीन था वो बेटे को मिलेगा, फिर बेटे का जमीन उसके बेटे को मिलेगा एंड ऑल दैट। तो अगर किसी के पास बड़ा जमीन है वो उसी का रह गया, उसी में वो बहुत ज्यादा क्रॉपिंग कर लिया, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाया। तो ये सारा भी चीज है। ऑल्दो अभी तो हम लोगों का लैंड होल्डिंग्स और ये देखो, जैसे यहाँ पर है, through the right of inheritance leading the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomically. The farmer continued to take maximum output from limited lands. Exactly, क्योंकि पापा का जमीन बेटे को, बेटे का जमीन उसके बेटे को एंड ऑल चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फार्मर्स को, जो बाकी फार्मर्स है जिनके पास कम जमीन है, उनको फायदा नहीं हो पाता और थोड़े से जमीन में ही उनको ज्यादा क्रॉप्स उगाने पड़ते हैं। तो ये है। उसके बाद आते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या है, कमर्शियल फार्मिंग सीधा सीधी जिसको हम लोग बेचने के काम में लगाते हैं। लाइक हमको खुद को नहीं खाना है, हम लोगों को खुद के लिए इन्वेस्ट नहीं करना, यूज नहीं करना, बट हम लोगों को बेचना है। अब बेचना है मतलब प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट अगर कमाना है तो सीधा सीधी बात है, प्रॉफिट अगर कमाना है तो हम लोग को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ज्यादा पैसा लगाएंगे तभी ज्यादा हम लोगों को रिटर्न्स मिलेगा। ये तो कुछ वैसा ही बात हो गया ना, ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर HYV सीड्स लगाया जाता है, मॉडर्न इनपुट्स लगाए जाते हैं, लाइक केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, और ये सारा क्यों किया जाता है, ताकि वो लोग हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्शन मिले, उन लोगों को ज्यादा चीजें मिल सके। और द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ये भी सही है, वेरी करता है
किसी किसी जगह पर कोई कोई क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो मेन फूडिंग में आते हैं, जो कमर्शियल के लिए नहीं बल्कि खुद के खाने के लिए, खुद के लिए यूज किए जाते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उन्हीं सारे क्रॉप्स को कमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप। एक जगह पर कमर्शियल क्रॉप है कि वो लोग हरियाणा एंड पंजाब में ज्यादा राइस ग्रो करते हैं ताकि वो बेच सके, बाहर बेच सके। और वही अगर उड़ीसा का बात करें तो वो उड़ीसा में क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप। वहां पर कोई कमर्शियल क्रॉप नहीं है कि वो ज्यादा उगाएंगे तो ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा फायदा होगा एंड ऑल दैट। बट हरियाणा पंजाब में ये लोग करते हैं ताकि वो ज्यादा उगा सके। ये तो हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन चैप्टर 1 में भी देखे थे, जिसमें हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन पढ़े थे। उसमें भी हम लोगों को पता चला था कि हरियाणा एंड पंजाब में इतना ज्यादा ओवर इरिगेशन होता है। अब इसके आगे का हम लोगों को समझ में आएगा, राइस एंड व्हीट जो है इसमें बहुत ज्यादा पानी लगती है, तो बहुत ज्यादा ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा क्या है हमारे कमर्शियल फार्मिंग में, प्लांटेशन भी एक तरीके का कमर्शियल फार्मिंग ही है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ एक सिंगल क्रॉप लगाते हैं। प्लांटेशन के बारे में भी पढ़ना, ऑल्दो इन सब के बारे में तो पढ़ना ही, बट बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, थोड़े बहुत प्रिमिटिव टूल्स लगाते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में करते हैं और तो बहुत ही कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में क्या है, बहुत सारा क्रॉप्स उगाते हैं, बहुत सारा मतलब HYV सीड्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ताकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो और बेच सके। उसी में आता है, कमर्शियल फार्मिंग में आता है हमारा प्लांटेशन के सिंगल क्रॉप जब हम लोग उगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन। वो चाहे टी का प्लांटेशन हो, कॉफी का प्लांटेशन हो, या फिर अगर साउथ की तरफ हम लोग चले जाते हैं तो हम लोगों को दिखता है कि पूरा का पूरा बगान ही है भरा पड़ा। किससे, तो हम लोगों को दिखता है वो पूरा का पूरा बगान में केले का पेड़ लगाया हुआ है, या कहीं हम लोगों को दिखता है पूरा का पूरा जगह पर आम के पेड़ लगाए हुए हैं। तो वो सारा क्या, कमर्शियल प्लांटेशन है, मतलब जस्ट प्लांटेशन जो सिर्फ एक सिंगल क्रॉप लगाया जाता है उसमें। बनाना, कर्नाटक यहाँ पर है। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर important plantation crop. Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. तो यहाँ पर क्या है, वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज। तो ऑब्वियसली हम लोग क्रॉप्स कहीं पर लगा दिए, ठीक है, मैंने क्रॉप्स लगा दिए। अगर जैसे कि ये बनाना हो गया या कोई भी शुगर केन ही क्यों ना है, हम लोग इंडस्ट्रीज चैप्टर में पढ़ेंगे कि शुगर केन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में अगर टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा तो कितना ज्यादा परेशानी हो सकता है। तो इन क्रॉप्स लगा दिए, अब क्रॉप्स के साथ हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तभी वो क्रॉप एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, नहीं तो नहीं जा पाएगा। बहुत परेशानी होगी, तब तक में खराब हो जाएगा क्रॉप्स। उसके साथ साथ फैक्ट्रीज नजदीक होने चाहिए, मार्केट नजदीक होना चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन हम 2 दिन लगातार, 3 दिन 4 दिन से हम ट्रांसपोर्टेशन में ही एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, पहुंच ही नहीं पाए मार्केट तक, उसमें भी खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न्स में मेनली 3 तरीके का होता है सीजन, क्रॉपिंग सीजन। पहला है राबी, खरीफ और जैद। इसमें से एमसीक्यू क्या निकल सकता है, राबी क्रॉप्स लगाया कब जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर। ये पूछा जा सकता है कि राबी क्रॉप्स को शो कब करते हैं, कब लगाया जाता है, विंटर सीजन में अक्टूबर टू दिसंबर। हार्वेस्ट कब करते हैं, समर सीजन में अप्रैल टू जून। और ये राबी क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स क्या है, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो ये सारे क्या है हमारे इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स है। और उसके अलावा राबी क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स की तो बात हो ही गया, लेकिन एक और चीज है जो याद करना जरूरी है कि राबी क्रॉप्स पहला तो कौन कौन से सीजन में लगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है, दूसरा कौन कौन से सीजन में कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सा क्रॉप्स लगता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों को बता दिया है कि दो these crops are grown in large part of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are more important for the production of wheat and other rabi crops. तो ये चीज, उसके अलावा हम लोगों को कितना ज्यादा पानी का जरूरत पड़ता है विंटर सीजन में, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन, जो कि बारिश का बात कर रहे हैं हम लोग, during winter months due to the western temperature cyclones help the success of these crops. तो states का नाम, कौन कौन से states में ये crops पाए जाते हैं।
खरीफ क्रॉप्स क्या है, तो खरीफ क्रॉप्स ऑनसेट ऑफ द मॉनसून में लगाया जाता है, लाइक ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, तो सितंबर अक्टूबर में हम लोग इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके साथ साथ खरीफ क्रॉप्स है क्या क्या, एक चीज याद रखना, कब लगाया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, ये मंथ तो याद करो ही करो, आता ही है। उसके बाद याद करो आप लोग कि कौन कौन से क्रॉप्स है। क्रॉप्स अगर याद कर लिए तो ऐसे ही आपका ये हो गया। तीसरा चीज क्या है इसमें, पहला मंथ, दूसरा क्रॉप्स, तीसरा चीज कौन कौन से स्टेट्स में लगाए जाते हैं। स्टेट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ सीजन है हमारा जैद क्रॉप, लाइक जैद सीजन। ये जैद सीजन जो है वो आता है हमारा राबी एंड खरीफ क्रॉप्स के सीजन के बीच में, बीच का जो 2-3 महीने का टाइम होता है उसको हम लोग जैद सीजन कहते हैं। शॉर्ट सीजन है समर सीजन, शॉर्ट समर सीजन, इसको हम लोग जैद सीजन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर और कुछ फोडर क्रॉप्स जैसे शुगर और शुगर केन। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, पेज नंबर 36 का ये जो लाइन है, मेजर क्रॉप्स के जस्ट ऊपर वाला लाइन। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, मतलब पूरा का पूरा 1 साल लग जाता है शुगर केन को ग्रो करने में। फिर यहाँ पर हम लोगों को कुछ मेजर क्रॉप्स बता दिए। देखो क्रॉप्स वाले में मैं बहुत ज्यादा आगे तक आप लोगों को डील नहीं करने वाली हूँ, और क्रॉप्स वाले में कुछ खास है नहीं यहाँ पर। क्रॉप्स वाले में सीधा सीधी हर एक क्रॉप में यही बताया है कौन से स्टेट्स में, लाइक कौन सा क्रॉप कौन कौन से स्टेट्स में लगाया जाता है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, कंट्री में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, स्टेट में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है, कौन सा कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर है, कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है, कौन कौन से स्टेट्स में लगाए जाते हैं। ये तो हो गया 3 पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पर पॉइंट्स आएंगे, पानी, सनलाइट कितना चाहिए, पानी रेनफॉल कितना चाहिए, ये सारा, ये 2 पॉइंट हो जाएगा हम लोगों को। और स्टेट्स तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो ये सारा चीज आपको हर एक क्रॉप्स में मिलेगा, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, मिलेट्स हो, हर एक क्रॉप्स में यही सारा चीज आप लोगों को इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से मतलब कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, और कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, या कौन कौन से जगहों पर पाया जाता है, कौन से स्टेट्स पे पाया जाता है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, कितना पानी का जरूरत है, कितने कौन से सॉइल में उगता है, या सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, कौन से सॉइल में उगता है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना, एक बार रीड करोगे तो हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में है कि हम लोगों ने इससे पहले भी बात किया कि बिना टेक्नोलॉजी और बिना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लाइक अगर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी बड़ा ज्यादा अच्छा करना ही पड़ेगा। तो इंडिया में क्योंकि ये हजारों साल से हमारा एग्रीकल्चर चलता आ रहा है, तो हम लोग धीरे 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 टेक्नोलॉजी एंड टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend on monsoon. Exactly. चाहे इरिगेशन कितना भी ज्यादा हो गया, मोटर आ गया है, पंप्स आ गए हैं, बोरवेल्स आ गए हैं, वेल आ गए हैं, मतलब वेल्स बनाया जा सकता है, पर फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो लोग पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं कि बारिश आएगी तो हम लोग क्रॉप्स लगाएंगे, बारिश अगर नहीं होगा तो हम लोग क्रॉप्स नहीं लगा पाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, मतलब उन फार्मर्स के लिए कि बारिश अगर नहीं हुआ तो सूखा पड़ जाता है, बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो कर नहीं पाते, वो क्रॉप्स नहीं उगा पाते, बाढ़ आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है उनको। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज। एग्जैक्टली, हम लोगों का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और एग्रीकल्चर हम लोगों के 60% लाइक पर्सनस को, पॉपुलेशन को लाइवलीहुड या जॉब प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो कलेक्टिवाइजेशन या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, लाइक जितना भी जमींदारी सिस्टम है उसको हटाना था। अगर हम लोग शुरू से अगर देखें, लाइक ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, इंडिपेंडेंस जब से शुरू हुआ तब से अगर देखें, तो जमींदारी को हटाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जमींदारी जब तक था तो बाकी सारे जो नॉर्मल फार्मर्स है उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वो कमा सके, वो कुछ कर सके, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा था। फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था इंडिपेंडेंस के बाद। अब अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्या मतलब कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई भी होनी चाहिए, कैसे एग्रीकल्चर हम लोग कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इसका पढ़ाई होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान में जो था वो हम लोग लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ही डिस्कस किए थे और सोचे थे
कि जितना भी राइट ऑफ इनहेरिटेंस है ये सारा तो बहुत ही बुरे तरीके से लैंड होल्डिंग्स किए हुए, तो इसको हम लोग थोड़ा कम कर देंगे। लाइक अभी जितना भी जमीन है अब पूरा का पूरा क्या है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट आपसे कभी भी जमीन ले सकती है एंड अगर चाहे तो किसी को भी बेच भी सकती है। बट अगर कोई काम होगा सरकारी काम, मतलब रोड बनवाना है या पब्लिक फैसिलिटीज के लिए कुछ करना है, तो ही गवर्नमेंट आपका जमीन आपसे ले सकती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का अतिया गोतिया कोई है और किसी और के लिए वो आपका जमीन छीन ले आपसे और दूसरे को बेच, ये नहीं करती गवर्नमेंट। उसके अलावा क्या है, लैंड रिफॉर्म्स वेर इनैक्टेड बट द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वेर लैकिंग ऑन ल्यूपहोल। एग्जैक्टली, हम लोग रूल्स तो बना देते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारा का सारा काम कर ही जाए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। स्कूल्स में रूल्स हर हमेशा बन जाते हैं, कोई ना कोई रूल बना दिया जाता है कि सारे के सारे रूल्स आप लोग फॉलो करते हो, खुद सोच कर देख लो। सो इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embark upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 1970s। 1960s and 1970s में गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म को आगे बढ़ाया जाए। The Green Revolution, based on the use of packaged technology, and the White Revolution, Operation Food, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture। ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन, दो रिवोल्यूशन का नाम आता है यहाँ पर। सो दिस हैपेंड। तो ये हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन में। ग्रीन रिवोल्यूशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस का अगर हम लोग बात करें, ग्रीन रिवोल्यूशन में हुआ क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से सबसे पहले तो फायदा बहुत सारा नजर आया। लाइक प्रोडक्शन बढ़ गया, नए टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था जो फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल था। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन में उसके साथ साथ क्या कर रहे थे हम लोग, यूज कर रहे थे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे यूज कर रहे थे हम लोग ताकि हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सके। HYV सीड ने क्या किया, HYV सीड अगर हम लोग यूज करते तो हम लोग को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती। लाइक HYV सीड अगर यूज कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा पानी का जरूरत पड़ा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग का ग्राउंड वाटर लेवल कम होने लगा। फिर फर्टिलाइजर्स यूज करते तो जमीन का खुद का फर्टिलिटी हम लोग का कम होने लगा। जैसे डिसएडवांटेजेस में क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन जस्ट फ्यू एरिया, सिर्फ कुछ ही जगहों पर इसका डेवलपमेंट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से, हर जगह पर नहीं हुआ क्योंकि हर जगह के फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे। हर कोई इतना अमीर नहीं था कि ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, HYV सीड्स ये सारा खरीद सके और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो उन सारे फार्मर्स के साथ ये नाइंसाफी होगी, उन लोगों के, वो लोग उतना ज्यादा कमा नहीं पाए। उसके अलावा यहाँ पर है, न्यू टेक्नोलॉजी वॉज बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स बट वॉज हार्मफुल फॉर लैंड विच लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। जमीन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल था जिसकी वजह से ये लैंड डिग्रेडेशन हुआ। तीसरा था फर्टिलाइजर वेयर हार्मफुल फॉर सॉइल विच इन रिजल्ट डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलाइजर सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल था जो कि सॉइल का फर्टिलिटी कम कर दिया। और उसके साथ साथ पानी जो है, पानी भी बहुत ज्यादा लगने लगा क्योंकि हम लोग HYV सीड्स यूज कर रहे थे, तो ये हुआ। उसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया था विच इंक्लूडेड बोथ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। इसमें क्या किए गए, इसमें प्रोविंसेस क्या क्या रखे गए, अब हम लोग ये देखते हैं। तो अगर बात करें टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, तो यहाँ पर क्या क्या किया था गवर्नमेंट ने, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीजेस। तो क्रॉप इंश्योरेंस का एक प्रोविजन निकाला जिसमें हम लोग चाहे सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए या साइक्लोन हो जाए या आग से जल जाए क्रॉप्स या फिर कोई डिजीज मतलब कोई कीड़ा लग जाए क्रॉप्स में, तो उसके खिलाफ उन लोगों को इंश्योरेंस दिया जाएगा, बर्बादी हो जाए क्रॉप्स की। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक्स या फिर हम लोग का कोऑपरेटिव सोसाइटीज लगाए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे ताकि लोन दिया जा सके फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि अगर बाहर से लोन ये लोग लेते हैं, फार्मर्स लेते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो इस वजह से ये लोग लोन दे रहे थे। तीसरा चीज क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा था जिसमें हर महीने पैसे आते। एंड उसके साथ साथ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी चलाया जा रहा था। उसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन रिपोर्ट्स चलाए जा रहे थे, जैसे रेडियो हो या टेलीविजन हो, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी बातें बताई जाती है।
उसके अलावा वेदर्स बताए जाते हैं, वेदर रिपोर्ट बताया जाता है कि कैसा लाइक इस साल कितना बारिश होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, सूखा पड़ने का आसार है या नहीं, सो दैट जो भी फार्मर्स हैं जो पूरी तरीके से लाइक पानी पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, वो लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि काम किए जा रहे थे, जिनके ऊपर काम किए जा रहे थे। अब आते हैं भूदान ग्रामदान मूवमेंट। भूदान ग्रामदान मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जिनको फिर बाद में विनोबा भावे कैरी किए। विनोबा भावे अलग अलग जगहों पर जाकर क्या करते थे, तो भाषण देते थे, ग्राम स्वराज्य के बारे में बात करते थे। ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, ग्राम स्वराज। और विनोबा भावे इसको पदयात्रा करके आगे बढ़ा रहे थे पूरे कंट्री में। एंड आंध्र प्रदेश, एक बार विनोबा भावे कहाँ गए, ये स्टोरी की तरह सुनना। एक बार विनोबा भावे कहाँ गए, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में गए। वहां पर जाकर ये सबको बता ही रहे थे कि किस तरीके से हम लोग हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ग्राम स्वराज्य हो सकता है एंड ऑल दैट, हम लोग कैसे एग्रीकल्चर करना चाहिए हम लोगों को, ये सारा बता ही रहे थे, वो बात ही कर रहे थे। तब तक में कुछ जो गरीब फार्मर्स है जिनके पास जमीन नहीं है, वो लोग आए और बोलते हैं सरकार हमारे पास तो कोई जमीन नहीं है, तो कृपा करके हमें कुछ, हमारे लिए कुछ सोचिए। हम तो दूसरे के ही जमीन में, खेतों में ही काम करते हैं और इस वजह से हमारी उतनी कमाई भी नहीं हो पाती, तो इस वजह से कृपा करें हम पे। तो ये सारा चीज जब यहाँ विनोबा भावे ने सुना इन सारी बातों को, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता, बट गवर्नमेंट से बात करके, मैं सरकार से बात करके आपसे जरूर बात करूंगा, आपको जरूर बताऊंगा। तभी श्री रामचंद्र रेड्डी उठे और उन्होंने कहा कि मैं 80 एकड़ जमीन आप लोगों को दान में दूंगा। एक 80 फार्मर्स उठे थे, तो उन लोगों को बोला 80 एकड़ जमीन मैं लोगों को दान में दे दूंगा। कुछ फार्मर्स ही उठे थे, कुछ फार्मर्स उठे थे जिनमें श्री रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि मैं 80 एकड़ जमीन जो 80 लैंडलेस फार्मर्स है उन लोगों में बांट दूंगा। और ये चीज उनको बड़ा सही लगा, बहुत सही लगा। विनोबा भावे को ये आइडिया बहुत सही लगा। कुछ जमींदार और ओनर्स ने, लाइक ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। तो कुछ जो जमींदार थे, जो विलेजेस के, ग्राम के जो ओनर थे, वो लोग अपने ग्राम को देने के लिए तैयार हो गए, जिसको हम लोग ग्राम दान बोले। कुछ लैंड ओनर्स थे, जो जमींदार थे, वो लोग अपना जमीन देने के लिए तैयार हो गए, जिनको हम लोग क्या बोले, तो भूदान, भूमि दान। सो इस वजह से इसका नाम आया भूदान ग्रामदान मूवमेंट। भूदान ग्रामदान मूवमेंट को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। अब ये याद करने वाला चीज है, भूदान ग्रामदान मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है, ब्लड रिवॉल्यूशन, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कैसे, क्योंकि कोई खून खराबा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लोग देने लगे, लोग मतलब क्या बोलते हैं, बाट अपना जमीन गरीबों को दान में देने लगे। इस वजह से ये बिना किसी खून खराबे का था। अब इसके अलावा क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। सीधा सीधी कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी एज एग्रीकल्चर तो हमेशा से ही हमारा बैकबोन रहा है इंडियन इकोनॉमी का। जीडीपी में इसका अच्छा खासा, लाइक पहले बहुत ही ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होता था, पर अब धीरे धीरे जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कम रहा है। 1951 ऑनवर्ड्स इसका ऑनवर्ड्स और 2010 to 11 में 52% हो गया है अब टोटल वर्क फोर्स जो कि फार्मिंग सेक्टर से एम्प्लॉयड है। और पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है फॉर सब्सिस्टेंस, अपने जिंदा रहने के लिए, वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनको कोई फायदा नहीं है। अब लोग ज्यादातर ये करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़ाई करके बाहर चले जाएं, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में काम करें। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में जो जीडीपी रेट है हमारा एग्रीकल्चर में, वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी डिक्लाइन, because any decline and stagnation in agriculture will lead to decline in other spheres of the economy having wider implication for society. Exactly, agriculture में अगर कम होने लगेगा, बहुत डिक्लाइनिंग शेयर्स होने लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे चीज़ों पे अब क्रॉप्स अगर कम होंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा और हम लोग, बाकी जो कंज्यूमर्स है, उन लोगों को बहुत सारा परेशानी हो जाएगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए और फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, वेटनरी सर्विसेज लाइक एनिमल ब्रीडिंग, वेटनरी क्या है, एनिमल डॉक्टरी जो लोग करते हैं, एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, वो सारा एनिमल ब्रीडिंग, फिर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स, ये सारे खोलने शुरू कर दिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग ये सारी चीज़ों को ध्यान दें, इन सारी चीज़ों में ध्यान दें और काम करें। तो ये हो गया हम लोगों का जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन, और कैसे बड़े बड़े चैलेंजेस फार्मर्स को फेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंजेस। कभी बारिश नहीं हुआ तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, कभी कुछ हुआ, कभी सूखा पड़ गया, कभी बर्बाद हो गया, क्रॉप्स बर्बाद हो गए। तो ये सारे चैलेंजेस की वजह से फार्मर्स का बहुत बुरा हाल हो जाता है।
फूड सिक्योरिटी आई गेस आप लोगों का ऑमिट किया हुआ है फूड सिक्योरिटी। अब अगर आते हैं डायरेक्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का? सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये था कोलोनाइजेशन के टाइम पे। कोलोनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, कोलोनाइजेशन से चल रहा है, ब्रिटिशर्स के जमाने से या उससे भी पहले से चल रहा है। लोग आते थे, ट्रेड करते थे, यहाँ से सामान लेकर जाते थे, दूसरे जगह से सामान आता था यहाँ पर। तो यूरोपियन ट्रेडर्स, 19th century when European traders came to India, at the time too Indian species were exported from different countries of the to different countries of the world. इंडियन स्पीसीज हमेशा से ही लाइक ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा रहा है। इंडियन स्पीसीज को हम लोग, पोर्तुगीज जो आए थे, पोर्तुगीज भी इंडियन स्पीसीज ही, सॉरी स्पाइसेस ही लेकर जाते थे यहाँ से, इंडियन स्पाइसेस लेकर जाते थे पोर्तुगीज भी यहाँ से। तो फार्मर्स हमेशा क्रॉप्स वॉप्स तो यहाँ से जाता रहा। टिल टुडे इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो ये स्पाइसेस इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये याद रखना। कहाँ का है? साउथ इंडिया से जाता है ये भी याद रखना। ब्रिटिश के पीरियड में कॉटन बेल्स, कॉटन उगाए जाते थे, कॉटन को भेज दिया जाता था कॉटन शर्ट्स बनाने के लिए, ये एज अ रॉ मटेरियल यूज करते थे। ये भी था एक ब्रिटिशर्स के टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कॉटन इंडस्ट्रीज। मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। और हम लोगों ने चंपारण मूवमेंट भी पढ़ा है। कब शुरू हुआ था? 1917 इन बिहार में। ये हम लोगों का हिस्ट्री में भी है, ये हमारे ज्योग्राफी में भी है, इसको याद रखना। चंपारण मूवमेंट कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है, वेदर इट कम्स फ्रॉम हिस्ट्री, चाहे आपके मैप में आए या फिर यहाँ पर आए। तो बिहार में हुआ था 1917 में, ये याद रखना। इसमें क्या हो रहा था? इंडिगो उगाने के लिए लोगों को एकदम, फार्मर्स को एकदम जबरदस्ती की जा रही थी कि नहीं आपको इंडिगो उगाना ही पड़ेगा, उगाना ही पड़ेगा। और क्यों किया जा रहा था? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए किया जा रहा था, जिसकी वजह से रिवोल्ट भी हुआ था कि अब हम लोग नहीं उगाएंगे इंडिगो एंड ऑल। तो ये ग्लोबलाइजेशन बहुत ही पुराना है। एंड पर्टिकुलरली आफ्टर 1990s द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस। एग्जैक्टली 1947 में इंडिपेंडेंस तो मिल गया, लेकिन 1990s में फाइनली बहुत ही बुरे तरीके से, एकदम अलग ही तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ा था इंडियन फार्मर्स को, क्योंकि अब फाइनली हम लोग लाइक अपने इंडिपेंडेंटली अब हम लोग बाहर बेच रहे थे, बाहर से सामान खरीद रहे थे। ऑल दो हम लोगों का ये जो टी, रबर, शुगर, कॉटन, कॉफी, जूट या फिर स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा लाइक हम लोग का एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट है, फिर भी बाकी सारे देशों के हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी से हम लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास इतने अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं थे कि सस्ते में हम लोगों का प्रोडक्शन हो जाए और हम लोग ज्यादा कमा सके। सो इस वजह से यहाँ पर क्रॉस रोड लिया गया, लाइक to make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of condition of marginal and small farmers. Like marginal और small farmers के लिए सोचने का जरूरत था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन यही रहा। ग्रीन रेवोल्यूशन का अच्छा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बुरा चीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो यहाँ पर आने वाला था कॉन्ट्रोवर्सीज में आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू में तो बहुत अच्छा लगा सबको, बट ग्रीन रेवोल्यूशन बाद में बहुत ज्यादा बुरा हो गया सबके लिए। लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन पानी कम कर दे रहा था, फिर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं आप लोगों का, बहुत अगर पानी नहीं हुआ तो ग्रीन HIV सीड्स बर्बाद हो जाएंगे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करना पड़ रहा था। तो ये सारा चीज था। अब बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ड्राइंग एक्विफायर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी को बहुत खतरा था इससे। सो इस वजह से आया जीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन अलग, जीन रिवोल्यूशन अलग। ग्रीन रिवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन को ध्यान से पढ़ना, क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, क्या गलत हुआ, क्या चीज, क्या डिग्रेडेशन हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, वाटर टेबल कम हो गया, पानी कम हो गया, ये सारा चीज बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। MCQ में बिल्कुल पूछा जाएगा। कीवर्ड उसके बाद क्या आया हमारा? जीन रिवोल्यूशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड। अब जेनेटिक जीन रिवोल्यूशन बोलो या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलो, जिसमें नया टाइप का हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स उगाया जा रहा था इस समय। अब आते हैं, लेकिन ये सारा तो इनऑर्गेनिक फार्मिंग था, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स मिला रहे थे। लेकिन फार्मर्स को समझ में आया कि धीरे धीरे लोग इनऑर्गेनिक फार्मिंग से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करना ज्यादा पसंद कर रहे थे। जैसे अभी भी एड्स में दिखाता है शुद्ध 100% रियल टोमेटो केचप,
शुद्ध देसी घी। तो शुद्ध शुद्ध क्यों बोलता है, शुद्ध नाम क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अब लोगों को मिलावट वाला सामान नहीं खाना, अब लोगों को एकदम शुद्ध खाना है। अब तक बर्बादी कर चुके हैं, अब हम लोग को समझ में आ गया, हम लोग केमिकल्स की वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है, हम लोग को बहुत अलग अलग टाइप का डिजीजेस होता है, जिस वजह से अब हम लोग को सब कुछ शुद्ध खाना है, बिना केमिकल, बिना फर्टिलाइजर यूज किया हुआ। हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर। और क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होता है, इस वजह से ये कोई नेगेटिव मैनर में एनवायरमेंट को बर्बाद नहीं करता है। और इकोनॉमिक्स तो ये भी कहते हैं, अगर इंडियन फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे तो उन लोगों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। ये लोग बोलते हुए कि हाई वैल्यू क्रॉप्स लोग आने चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट जिसमें मिलेगा हम लोगों को। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। इनकम भी इंक्रीज कर देगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगा। जैसे कि फ्रूट हो गया, मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जिट्रोफा, जोजोबा, या फिर जिसमें पानी कम लगता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं, कम पानी लगेगा, और हम इजीली हार्नेस कर पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो एक ही तरीका है कि हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दे, तभी हम लोग अपने एग्रीकल्चर को बचा सकते हैं। तो ये था आपका एग्रीकल्चर, और इसी में से जो भी क्वेश्चंस निकल सकते थे वो सारा मैंने आपसे डिस्कस किया। तो क्रॉप्स में से आप लोग क्या देख सकते हो, मेजर क्रॉप्स में से वो सारा, कितना डिग्री चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, कौन कौन से जगह पे उगाया जाता है, लो रेनफॉल चाहिए या ज्यादा रेनफॉल चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स है, कौन कौन से स्टेट्स में उगाया जाता है, कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है स्टेट, या कौन सा कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर तो बिल्कुल भी मत भूलना, लीडिंग प्रोड्यूसर तो करना ही करना आता ही है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने एमसीक्यूज के साथ, with important points, important notes like advantages, disadvantages and all that. So please अच्छे से पढ़ाई करो, all the best for your examination, and अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe, बस हो गया। Thank you very much.